मैं आपके माध्यम से गठबंधन के राजद के जो हैं तेजस्वी यादव जी को कहना चाहूँगा कि इस बार का इलेक्शन अगर भाजपा और एनडीए को हराना है तो बहुत ही, और गठबंधन को बहुत ही सौम्यता से मंथन करके और समीकरण के साथ अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर एनडीए हार जाएगी। मैं गठबंधन की लड़ाई कहाँ है, तो वो वंचित लोग तो हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोचना चाहिए कि हमको कहाँ छापेमारी करना है। एंटी कैम्पेंसी में 30 से 40% अपर कास्ट जो है अब चाह रहा है कि बदलाव हो, मतलब और वो पहला उसका ये है कि कांग्रेस आए। मतलब ये कह रहे हैं आप कि आरजेडी के दबाव की वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा वहां से पांव खींच ले रही है। जी बिल्कुल, ये आरजेडी का दबाव कहिए या कहिए कि अनभिज्ञता कहिए। गठबंधन का मेन लड़ाई किससे है? एनडीए से है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भाजपा। और भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है? अपर कास्ट। और जब ओबीसी और इसमें जाइएगा वंचित लोगों में एसटी एससी और लोग जो है दलित महादलित की बात, तो वो वहाँ जाइएगा तो वहाँ बटे हुए हैं, कुछ लालू जी के साथ हैं, कुछ नीतीश जी के साथ हैं, तो बटे हुए हैं। तो आपको कहाँ, आपकी लड़ाई कहाँ है? मैं गठबंधन की लड़ाई कहाँ है? तो वो वंचित लोग तो हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोचना चाहिए कि हमको कहाँ छापेमारी करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा है उसके बाद सभी पार्टियों ने एकदम अलर्ट मोड में अपने आप को खड़ा कर लिया है। अब टिकट जो चाहने वाले लोग हैं उनकी भी जो लाइनें हैं वो लगातार दिख रही है सभी पार्टियों में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, हर जगह गहमा गहमी है। सब लोग इस बार दांव लगाना चाहते हैं, सब लोग अपनी किस्मत आजमाने के फिराक में हैं। लेकिन आखिर जो टिकट चाहने वाले लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं? समाज से वो कितना जुड़े हुए हैं? जहां से वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं उनकी पहचान क्या है? कुछ ऐसे ही सवालात जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। जो चाह रहा है वही टिकट के लिए चला आ रहा है पार्टी कार्यालय में, और वो व्यक्ति पीछे रह जा रहा है जो आज से नहीं बल्कि अपने युवा काल से कहें या फिर बचपन से कहें उस पार्टी का झंडा लगातार ढोते रहा है। उसके माता पिता या उनके घर के जो भी लोग हैं पार्टी का झंडा ढोते ही रहे हैं, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं लाचारी में है। कुछ ऐसे ही बातें हम कांग्रेस में हैं इस वक्त सदाकत आश्रम में, और हमारे साथ वरीय कांग्रेसी हैं आज अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह सारण से हैं और सारण में एक ऐसे परिवार से हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन्हीं के साथ क्या कुछ है। अजय प्रताप सिंह जी, क्या स्थिति लग रही है? आप तो बचपन से ही कांग्रेसी हैं और आपके परिवार में यहाँ तक कि दादी जो आपकी थी राम स्वरूपा देवी बहुरिया के नाम से जाना जाता था, बिहार की लक्ष्मीबाई कही जाती थी, और वो भी कांग्रेस के लिए जो है सब कुछ यह कर दिया अपना। दादाजी की भी वही स्थिति, पिता और अगर माता जी की कहें तो वो भी कांग्रेसी। आपको अभी तक कांग्रेस ने तवज्जो क्यों नहीं दिया? इस बार क्या स्थिति लग रही है आपकी? धन्यवाद ब्रजेंद्र जी और चौकस भारत को। आप एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जो अभी कांग्रेस के एकदम तुरंत का और महागठबंधन के लिए तुरंत का मैटर ये है। जी जी। और ये मैटर मैं आपके माध्यम से बता दूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरी दादी 1952 में पहले ही इलेक्शन हुआ था, 50 में संविधान बनने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद वो मढ़ौरा विधानसभा से जीती थी। और आपको बताऊं
कि वहाँ जितने उनके विरोधी थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तब तो माहौल होगा, तुरंत आज़ाद हुआ था देश और कांग्रेस आज़ाद कराई थी, कांग्रेस पार्टी से थी, तो माहौल एकदम पॉजिटिव था, स्वीप कर गया था, पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट में स्वीप कर गया था। एक महामाया प्रसाद विनोद थे, महामाया प्रसाद जी जो थे वो वहाँ महाराजगंज से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। पूरे ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट के बता रहे हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। और उसके बाद 57 में मेरे पिताजी जीते, वो भी इनके जितने प्रतिद्वंदी थे सभी की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 58 में मृत्यु हो गई। 58 में बाई इलेक्शन हुआ, वो पहला इलेक्शन था जिसमें बैलेट पेपर शुरू हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। मेरी माता के साक्षी हैं आपके साक्षी, हाँ, मेरी माँ का इलेक्शन हुआ था जो पहला बैलेट पेपर, पहले बक्सा होता था इसमें, तो वहाँ तक तो हमको याद नहीं है। लेकिन 69 में केवी सहाय, 67 में इलेक्शन हुआ था, केवी सहाय उस समय मुख्यमंत्री थे पहले, वो गोली वोली चल गई थी, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद 69 में मेरी माँ खड़ी हुई, उस समय हार गई। 57 से लेके 67 तक वो 9 साल विधायक रही। और 9 साल में उसके बाद उस समय भी जातीय समीकरण, हमको याद है कि 69 में भी जातीय समीकरण चित्तौड़गढ़ कहा जाता था तरैया विधानसभा क्षेत्र को, चूँकि राजपूतों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। लेकिन परिसीमन बदला, आज अमनौर हो गया है, तो अमनौर का परिसीमन जो है उसमें यादव और राजपूत बस 5-10 हज़ार का अंतर है, और उसके बाद अवधिया कुर्मी वगैरह है। लेकिन मैं आपके माध्यम से गठबंधन के, राजद के जो हैं तेजस्वी यादव जी को कहना चाहूँगा कि इस बार का इलेक्शन अगर भाजपा और एनडीए को हराना है तो बहुत ही, और गठबंधन को बहुत ही सौम्यता से मंथन करके और समीकरण के साथ अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर एनडीए हार जाएगी। मैं बताता हूँ कि उस समय जातीय समीकरण उस समय भी चलता था। आज जो अमनौर का, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, 4 बार से अमनौर राजद हार रही है। वहाँ का चुनाव जो है वहाँ बदलना चाहिए। नहीं, ठीक है, बदलना चाहिए, लेकिन जो मैं इतिहास देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव का, अमनौर की जो बात आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1985 में एक बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती है। जब से अगर 77 से हम अगर देखें, है ना, 1985 में एक बार भोली प्रसाद मंडल साहब जो थे उनकी जीत हुई थी 1985 में, जो कांग्रेसी थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। उसका कारण है जी, हम बता देते हैं, शुरू से बताना पड़ेगा। जो थोड़ा संक्षिप्त में अगर बताएं, शुरू से हम बता, संक्षिप्त में बता रहे हैं। देखिए, समीकरण कब बदला जी, बिहार का जो बंटवारा हुआ, एक समय कर्पूरी ठाकुर आए, 2 भाग में बिहार को बांट दिए, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड। वैसा नहीं था, कांग्रेस के टाइम में भी ये दरोगा प्रसाद राय हुए हैं, गफूर जी हुए हैं, जी। भोला पासवान शास्त्री जी हुए हैं, मैंने सभी वर्ग के लोग आते थे। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर आया, बैकवर्ड फॉरवर्ड की फीलिंग हुई, आरक्षण आया, तब 2 भाग में बट गया। आज के तारीख में गठबंधन का मेन लड़ाई किससे है? एनडीए से है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भाजपा। और भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है? अपर कास्ट। और जब ओबीसी और इसमें जाइएगा,
वंचित लोगों में, ST SC और लोग जो है दलित महादलित की बात, तो वो वहाँ जाइएगा तो वहाँ बटे हुए हैं, कुछ लालू जी के साथ हैं, कुछ नीतीश जी के साथ हैं, तो बटे हुए हैं। तो आपको कहाँ, आपकी लड़ाई कहाँ है, मैं गठबंधन की लड़ाई कहाँ है? तो वो वंचित लोग तो हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोचना चाहिए कि हमको कहाँ छापेमारी करना है। एंटी कैम्पेंसी में 30 से 40% अपर कास्ट जो है अब चाह रहा है कि बदलाव हो, मतलब और वो पहला उसका ये है कि कांग्रेस आए। मतलब ये कह रहे हैं आप कि आरजेडी के दबाव की वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा वहां से पांव खींच ले रही है। जी बिल्कुल, ये आरजेडी का दबाव कहिए या कहिए कि अनभिज्ञता कहिए, अनभिज्ञता कहिए, उम्र का तकाजा है। इसको अगर गंभीरता से लिया जाए तो निश्चित तौर पर एनडीए यहाँ से अजय साहब, अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े की अगर बात करें तो बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी, ये जो है लगातार उतार चढ़ाव होते रहा है उस क्षेत्र से। अमनौर की बात कर रहे हैं तो अगर हम 2005 से लें तो मनिंद्र कुमार मंडल जदयू से जीते हैं, 2010 में कृष्णा कुमार जदयू से जीते थे, 2015 में शत्रुघ्न तिवारी बीजेपी से जीते हैं, और अभी अगर हम देखें तो बीजेपी का ही विधायक है कृष्णा कुमार मंटू जी। हाँ, मंटू तो वैसी स्थिति में क्या कांग्रेस अगर टिकट देती है तो यह रिस्क नहीं होगा? न, रिस्क एकदम नहीं होगा। मैं बता देता हूँ समीकरण क्या है। वहाँ सुनील राय खड़ा होते हैं राजद से, अच्छा, और अल्टीमेटली 3-4 टर्म से हार रहे हैं। वो चाहे शत्रुघ्न ये चोकर बाबा हो या मंटू जी हो। मंटू जी का जातीय समीकरण वहाँ मुश्किल से 15 से 20 हजार है। अच्छा, और जब इसीलिए कहे हैं कि अगर सेंध मारना है ये में, तो अपर कास्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। 2 भाग में बटा हुआ है, तो जितने राजपूत की संख्या है उससे 5000 ज्यादा यादव की संख्या। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है वहाँ कोई राजपूत को टिकट दे दिया जाए और जो जिनकी पहचान हो वहाँ, तो और कांग्रेस से मिल जाए, दूसरे पार्टी से नहीं, कांग्रेस से मिल जाए, तो निश्चित वो सीट निकल जाएगी। क्योंकि जितने राजपूत हैं जो हैं और अपर कास्ट हैं, वो जाके दे देते हैं कहाँ, तो भाजपा को। अच्छा। वो जाति नहीं देखते हैं। उस समय मंटू को हार के देते हैं। मैं वहाँ का मतलब कैंडिडेट चयन नहीं होना सही से, इस वजह से ये वोट जो है चला जा रहा है, भाजपा को चला जाता है। अदरवाइज वहाँ से कोई कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा हो और भी अपर राजपूत हो, तो 30 पर जीत पक्की है, निश्चित एकदम क्लीन स्वीप। इस बार क्या लग रहा है पार्टी से? अब मांग तो किए हैं, सिपाही हैं, हमारा तो हिस्ट्री रहा है 3 पुश्त से कांग्रेस से वहाँ जीतते आई है। समीकरण बदला है, पहले दक्षिणी मशरक था, उसके बाद तरैया हुआ, तरैया के बाद अब अमनौर समीकरण हुआ, तो वो लालू जी के समय हुआ। तो ऐसा हुआ कि एकदम बैलेंस है, राजपूत, यादव और नोनिया, कोयरी वगैरह बैलेंस है। लेकिन हाँ, लव कुश वाला समीकरण जो है वो बैलेंस है। तो वहाँ जिसका पहले से आज भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उस समय आज़ादी के पहले स्टेट था, और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ 2010 में, 2015 में, आप चाहे कमेटी बनाना हो, बूथ कमेटी बनाना हो, कमेटी बनाया है, लोगों की भीड़ हो जाती थी और लोग हमसे कहते थे कि आप ही का तो पूर्वज का दिया हुआ जमीन है, आज हम लोग जी रहे हैं। और इतना आप लोग एकदम पीछे या आगे राजनीति। तो ये आज के डेट में भी कहीं भी चल जाते हैं। बाद में ऐसा हुआ 2010 में, दरोगा प्रसाद राय के, विधान चंद्र राय उनके लड़के, माननीय दरोगा प्रसाद राय के लड़के विधान राय खड़े थे, उनको 2000 वोट मिला था। वो हमसे कहा कि आप, उनका ड्राइवर कहता था कि हम आपके साथ रहेंगे, भीड़ आपके साथ रहती है। यही स्थिति है। लेकिन अब लगे हुए हैं, मिल जाता टिकट। अगर हम आपके माध्यम से
अपने वरिष्ठ नेता गठबंधन कांग्रेस के और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कहेंगे कि मंथन कीजिए और मंथन करके जो समीकरण है उसको देख के, क्या जातीय समीकरण है उसको देख के अगर आप टिकट दीजिएगा गठबंधन, सुंदर गठबंधन बना के, तो निश्चित तौर पर हम लोग एनडीए को हरा देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अजय प्रताप साहब बातचीत कर रहे थे, जो भाई खास करके उसी क्षेत्र के हैं और कई पुस्त जो है इनकी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही है, विजय पताका भी फहराया है और जितना भी अगर कहा जाए तो उस वक्त से लेकर जो 1977 की अगर बात करें तो उस समय भी वहाँ तक स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल, जैसा कि ये बता रहे हैं, रही थी। अब देखना ये होगा, क्योंकि इस तरह की बातें अमूमन सभी पार्टियों में देखी जा रही है कि कैंडिडेट अगर सही नहीं है तो एक तो वोटर्स में मायूसी है, सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि वोटर्स जो हैं वो अब किसी जो नेता है, यानी जो पार्टी का नेता है, उसका चेहरा अब नहीं देख रहा है। वोटर सीधा देखता है कि भाई नेता तो पटना में बैठते हैं, हमारा जो हाल है, हमारे जो स्थितियां हैं उससे रूबरू कौन होता है, तो हमारा जो नियरेस्ट प्रतिनिधि होता है वो होता है। तो अब अगर परिचय का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ की स्थिति बड़ा ही दूसरे यानी कि निगेटिव होती है, जैसा कि अब बातें सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम लोगों से भी, तो साफ तौर पे यही झलक रहा है कि अगर समीकरण को देखते हुए टिकट नहीं मिला, लोकल कैंडिडेट को देखते हुए टिकट नहीं मिला, तो हो सकता है इसका खामियाजा रिजल्ट के समय में भुगतना पड़ जाए। चलिए देखते हैं कैसे कैसे लोग जो है इस बार कैंडिडेट चुनते हैं, खड़ा करते हैं, ताकि जैसा कि हमेशा से कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के तरफ से कि भाई सीधी लड़ाई है एनडीए से, और एनडीए के लिए इस बार फूक फूक कर कदम गठबंधन आगे बढ़ा रही है। तो इंतजार करें, देखते हैं क्या कुछ होता है। एक दो दिन में सब सारे जो पर्दे हैं वो हट जाएंगे। बने रहिएगा, वो भी खबर हम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।